नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों आज हम लेकर आए आपके लिए एक न्यू चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है क्लास 9th का, बल तथा गति के नियम, जिसको इंग्लिश में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट है क्लास 9th की दृष्टि से, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बढ़ते हैं आगे लेक्चर नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि बल क्या होता है। बल आपको पता होगा, जिसको इंग्लिश में फोर्स भी बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बल। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले बल क्या होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि बल क्या है, फोर्स क्या है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो क्या है दोस्तों, बल एक भौतिक मात्रा है जो किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने का कार्य करता है। आप लोगों को पता होगा, जैसे आपके यहाँ पे कुछ बॉक्स रखे रहते हैं और आप लोग क्या करते हैं, उस बॉक्स को अपने हाथों से ढकेलते रहते हैं और इस साइड खींचते रहते हैं, इस साइड ढकेलते रहते हैं। कि बल क्या है दोस्तों, एक भौतिक मात्रा है जो किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने का क्या करती है, कार्य करती है। यह वह कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति और आकार में परिवर्तन लाता है। आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की स्थिति, जैसे कि मतलब कोई वस्तु यहाँ पे रखी है तो आप ढकेलते हुए उसको यहाँ पे लाएंगे, तो क्या हो गया, आपने किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर दिया है। गति, आप जैसे कोई भी गाड़ी है तो आप लोग वो क्या पहले रेस्ट में रहती है, कोई भी गाड़ी है वो पहले रेस्ट में रहती है, फिर उसको आप लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और चलाते तो मोशन में आ जाती है। तो आपको पता है उसमें क्या लगा, एक फोर्स लगा, उसके इंजन में एक फोर्स जनरेट हुआ जिसके द्वारा वो जो गाड़ी है वो आगे की ओर बढ़ी। और आकार आप लोग जानते हैं, जैसे कोई भी चीज है, आप लोग जैसे स्प्रिंग है तो पता है आपको, स्प्रिंग इस टाइप की रहती है। आप लोग दोनों ओर से जब फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग को आप लोग इतना ढीला कर देते हैं। तो क्या है, जब भी आप बल लगाएंगे तो उसकी स्थिति, गति और आकार में परिवर्तन आ जाता है। और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बल की इकाई, बल का जो एसआई मात्रक होता है, जो एसआई यूनिट है बल की, आपको पता होगा वो क्या है, न्यूटन। क्या होता है एसआई यूनिट, न्यूटन होता है। और आपको पता है इसका सीजीएस यूनिट, जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन। तो ये रहा आप लोगों के लिए एनिमेशन। देखिए ये क्या है, एक लड़का है जो क्या कर रहा है, एक बॉक्स को ढकेल रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, फोर्स जैसे ही लगा रहा है तो उसकी स्थिति परिवर्तन हो रही है। देखिए दोस्तों ये आपको एनिमेशन है, एनिमेशन से आपको आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि बल क्या चीज है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बल वह धक्का है जो किसी पिंड के रूप और उसके शेप से, मतलब आकार, किसी पिंड के रूप और शेप, आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। आप लोगों को जवाब दिया था मैंने कि बल एक धक्का भी हो सकता है। धक्का मतलब दोस्तों आप खींच रहे हैं किसी चीज को या उसे पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी पिंड या किसी वस्तु के आकार में, उसकी स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं, उसके रूप में परिवर्तन ला रहे हैं, तो वो क्या चीज हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन है, सिंपल पुल एंड पुश। पुल एंड पुश क्या कहलाता है, पुश कहलाता है ढकेलना, पुश क्या है दोस्तों, ढकेलना, और पुल क्या है दोस्तों, खींचना। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुल एंड पुश क्या चीज है। सिंपल पुल एंड पुश इज फोर्स। साधारण लैंग्वेज में कहूं तो पुल एंड पुश ही फोर्स कहलाता है। तो देखिए दोस्तों जैसे ये जो लड़का है क्या कर रहा है, कुत्ते को लगातार खींच रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, कैन यू सी फोर्स, क्या आपने फोर्स को देखा है, क्या आप बल देख सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्या आप बल देख सकते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट करना है। आप बल को देख नहीं सकते, आप बल को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बताइए क्या आपने कभी बल को देखा है, जल्दी कमेंट करिए। मेरे हिसाब से तो आप बल को देख नहीं सकते, आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। हाउ डू यू नाउ देयर इज फोर्स। तो एक क्वेश्चन आपके लोगों के लिए है कि हाउ डू यू नाउ देयर इज फोर्स, तो मैं कैसे पता कि वहां बल है। आप लोग कैसे पता कर लेते हैं कि वहां पे बल लग रहा है, चलिए बताइए। आप लोग कैसे पता कर लेते हैं कि वहां पे फोर्स लग रहा है, कैसे, इट्स इफेक्ट, उसके प्रभाव से। किस चीज से, उसके प्रभाव से। आप लोग कैसे पता कर पाते हैं कि वहां पे बल लग रहा है, उसका प्रभाव, उसका कुछ इफेक्ट आपको महसूस होगा, उसके कुछ प्रभाव आपको दिखेंगे, तभी आप लोग कहते हैं कि हाँ वहां पे क्या है, बल लग रहा है। आशा करते हैं आपको फोर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, फोर्स बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा, मक्खन हो गया होगा अभी तक आप लोगों को फोर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आगे आपके लिए दिए गए हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव कौन कौन से हैं। तो समझ लेते हैं कि बल के प्रभाव कौन कौन से होते हैं। पहला है रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन।
आप जब रुके हुए अवस्था से गति की अवस्था में आते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक इफेक्ट ऑफ फोर्स है। जब कोई वस्तु स्थिर मतलब विश्राम मतलब रेस्ट वाली कंडीशन की स्थिति में होती है और उस पर बल लगाया जाता है, जैसे आपने उस पर फोर्स दिया तो वह गति में आ जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज रेस्ट की कंडीशन में और आपने उसे फोर्स दिया, आपने उसे पुश किया, आपने उसे पुल किया या पुश किया तो वो क्या होती है, मोशन की कंडीशन में आ जाती है। आपने देखा होगा इसे विश्राम से गति में परिवर्तन कहते हैं कि रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आपने उस चीज को ला दिया। मतलब देखिए दोस्तों, ये आपके लिए एनिमेशन है। वहां पे फुटबॉल रखी है, उस लड़की ने जैसे ही लात मारी तो फुटबॉल क्या हुआ, मोशन वाली कंडीशन में आ गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फुटबॉल रखी थी, उसने जैसे ही लात मारी तो वो मोशन वाली कंडीशन में आ गई। तो क्या हुआ दोस्तों, ये क्या हो गए, रेस्ट टू मोशन वाली कंडीशन। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है मोशन टू रेस्ट वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन, मोशन टू रेस्ट मतलब पहले आप क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे, बाद में आप रुक गए, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाती है, मोशन टू रेस्ट वाली। तो चलिए समझ लेते हैं क्या दिया गया। जब कोई गतिमान वस्तु, कोई भी वस्तु है जो गतिमान मतलब लगातार चल रही है और आपने उस पर फोर्स लगा दिया तो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो इसे गति से विश्राम में परिवर्तन कहते हैं। आपने क्या कर दिया, मोशन से रेस्ट वाली कंडीशन में ला दिया। जैसे देखिए दोस्तों, कार लगातार चल रही थी, अचानक से आपने जैसे ही ब्रेक मारा तो क्या हुई, कार रुक गई। तो ये कौन सी हुई, मोशन टू रेस्ट वाली कंडीशन हो गई। आशा करते हैं आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो अगला यहाँ पे टॉपिक दिया गया है चेंज इन स्पीड। किसमें परिवर्तन, गति में परिवर्तन। आप लोग गति में परिवर्तन कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी गति बढ़ या घट सकती है। आप लोगों को पता है, या तो स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी। इस परिवर्तन को गति में परिवर्तन कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक एनिमेशन से समझ लेते हैं। देखिए, ये कार पहले बहुत मध्य चल रही होगी, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा तो ये कार की स्पीड और बढ़ गई, या फिर ब्रेक पे पैर रखेंगे तो कार की स्पीड कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, चेंज इन स्पीड, मतलब आपने क्या किया, फोर्स लगाया। जैसे ही फोर्स लगाया तो कार की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे ही आप ब्रेक पे क्या किया दोस्तों, पैर रखा तो कार रुक जाएगी, मतलब उसकी जो गति है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो क्या हुआ, जैसे आप फोर्स लगाएंगे तो कार की स्पीड या तो बढ़ेगी या घटेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं चेंज इन स्पीड, गति में परिवर्तन। चलिए समझ लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक दिया है चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन। आप लोग दिशा में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, फोर्स के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, बल लगाने से वस्तु की दिशा भी बदल सकती है। आपने जैसे ही फोर्स लगाया तो आप लोग क्या करेंगे, वस्तु की दिशा को भी परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लड़का क्या क्रिकेट खेल रहा है। देखिए एनिमेशन समझिए कि ये लड़का क्रिकेट खेल रहा है। जैसे ही किसी ने फुटबॉल डाली और वो इसके मुंह में लगी और देखिए उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। बॉल की डायरेक्शन, पहले जो बॉल थी वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, जैसे उसके फेस पे लगी तो बॉल की जो डायरेक्शन हो गई वो इस तरीके से हो गई। तो आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग जैसे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आपने देखा होगा जैसे बॉल बैट पे लगती है तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो किसी भी डायरेक्शन में भाग सकती है। तो बल लगाने से वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। अब पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आकार में परिवर्तन, चेंज इन शेप। तो आपको पता होगा, इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि आप लोग बल लगाने से वस्तु का आकार भी बदल सकता है, जैसे सिकुड़ना या फैलना। मैंने कहा था जैसे कोई स्प्रिंग इस प्रकार से है, आप लोग जैसे उसको फोर्स लगाएंगे वो ही स्प्रिंग इस प्रकार से हो जाती है। तो आपने क्या कर दिया, उसका शेप चेंज कर दिया। तो आप लोग शेप चेंज का एग्जांपल आप लोग करते ही रहते होंगे, किसी का भी शेप चेंज करते रहते होंगे, जैसे वॉल हो गया या अदर देन कुछ भी चीजें हो गई हैं तो उसका आप लोग क्या करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, उसके आकार में आप लोग परिवर्तन करते रहते हैं। इसको समझने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल, एक बेहतरीन एनिमेशन आपके लिए लेकर रखा हूं। जैसे देखिए दोस्तों, एक इसको क्या बोलते हैं, रबड़ बैंड बोलते हैं। तो क्या कर रहा है लड़का, खींच रहा है। पहले उसका शेप क्या है दोस्तों, जैसे ही उसने खींचा तो देखिए वो क्या हो गई, फैल गई है। देखिए सिकुड़ रही है, फैल रही है, तो उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो बल के द्वारा आप किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि हाँ हमें क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप दोस्तों पढ़ लेते हैं फोर्स के टाइप। फोर्स बल को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसको संतुलित बल भी बोलते हैं और दूसरे को असंतुलित बल भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि संतुलित बल क्या कहलाता है, बैलेंस्ड फोर्स क्या कहलाता है। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल बराबर या फिर विपरीत दिशा में होते हैं तो वे एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। इस स्थिति में वस्तु की जो गति होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे संतुलित बल कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब कोई भी बल बराबर
और विपरीत दिशा में लग रहे होंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। तो जो वस्तु हैगी वो क्या है, ब्रह्म अवस्था में रुक के ही रह जाएगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं आपकी लाइफ से रिलेटेड। जैसे आप एक लड़के हैं और आपकी दोस्ती किसी लड़की के साथ है, किसके साथ है, किसी लड़की के साथ है। तो क्या होगा, आप उसकी बात मान रहे हैं, वो आपकी बात मान रही है। तो क्या होगा, आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। तो आप लोग, आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। वहीं पे आप तो उसकी बात लगातार मानते जा रहे हैं, आप उसकी बात लगातार मानते जा रहे हैं, बट वो आपकी बात नहीं मान रही है। तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। वो आपकी बात नहीं मान रही, वो आपकी बात लगातार काटती जा रही है, तो वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही अक्सर या तो लड़के की लाइफ बर्बाद होगी या लड़की की लाइफ बर्बाद होगी। अक्सर ऐसा ही होता है कि दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, फिर कोई किसी की बात नहीं मानता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है। तो इन चीजों से बच के रहिए और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइफ सिर्फ पढ़ाई से बनती है, इन दोनों से नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और देखिए दोस्तों, फोटो भी मैं आपके लिए लगा के रखा हूं कि एक लड़का एक लड़की है, दोनों ही एक रस्सी को दोनों ओर से खींच रहे हैं। तो क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रहे हैं, बराबर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। चलिए बढ़ते आगे की तरफ और पढ़ लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कहलाता है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल समान नहीं होता। मैंने क्या बोला, समान नहीं होता, या एक दिशा में लगने वाला बल अधिक होता है। एक दिशा में ज्यादा बल लग जाए, मतलब एक दिशा में कम बल लगे और अगले दिशा में ज्यादा बल लग जाए, तो इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। इससे वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने एक बॉय गर्ल्स का भी एग्जाम्पल लिया था कि वो लड़की आपकी बात नहीं मान रही, आप लगातार उसकी बात मान रहे हैं, तो क्या, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। ऐसे में रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो वही चीजें हैं, जैसे एक एनिमेशन से मैं भी आपको लिए समझा दे रहा हूं कि देखिए, पहले ये बैलेंस था, पर इस साइड क्या हुआ, डबल वजन आ गया। तो क्या हो चुका है, ये नीचे दब गई और ये उठ गई। तो आपने क्या देखा कि आप जैसे ही किसी चीज को ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो आपसे अलग हो जाती है। आपने देखा होगा कि आप अक्सर क्या होते हैं, लड़के लड़कियों को ज्यादातर रोकते टोकते रहते हैं, ये चीज नहीं करो, वो चीज नहीं करो, फलाना नहीं करो, ठिकाना नहीं करो। तो वो लड़की क्या करती है, उसे छोड़ के ही भाग जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी फ्रीली रहना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब समझ लेते हैं न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। न्यूटन्स पहला जो लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है, न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है, कोई भी वस्तु जब तक स्थिर रहती है या समान गति से चलती है, कोई भी वस्तु है या तो वो स्थिर है या कोई समान गति से चल रही है, तो वो उसी स्थिति में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। समझ में आ रही होगी क्या बोला मैंने ये बोल दिया कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, गति की अवस्था में तो वो गति की अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी जब तक कि आप उस पर कोई भी बल ना लगाएं। इस नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं दोस्तों, इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। चलिए और समझ लेते हैं, स्थिर वस्तु की स्थिति समझ लेते हैं, गतिमान वस्तु की स्थिति समझ लेते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई भी बाहरी बल ना लगाएं। इसी प्रकार से गतिमान जो वस्तु होती है वो भी इस प्रकार से, यदि कोई वस्तु गति में है तो वह समान वेग से चलती रहेगी जब तक आप उस पर कोई भी बल ना लगाएं। जैसे कोई इंसान है, कोई बॉय है, कोई गर्ल्स है, या फिर वो लगातार कोई गलत काम कर रहा है, तो आप जब तक उसे डांटेंगे नहीं वो मानेगा नहीं। तो वही नियम यहाँ पे भी लगता है कि जब तक आप उस पर बाहरी बल ना लगाएं, आप उसको डांटे नहीं, तब तक वो मानेगा नहीं, वो गलत काम करता रहेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये गलत काम मैं कर रहा हूं और ये गलत होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी लगता है न्यूटन का पहला नियम। चलिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, उदाहरण से भी समझ लेता हूं। टेबल पर रखा गिलास, टेबल पर एक गिलास रखा है, जब तक हम उसे धक्का नहीं देंगे वह स्थिर ही रहेगा। टेबल पर एक कोई गिलास रखा है, हम उस पर धक्का नहीं देंगे तो वो स्थिर ही खड़ा रहेगा, वो गिरेगा नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर चलती गाड़ी का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। यदि गाड़ी पर ब्रेक नहीं लगाया जाए, यदि गाड़ी पर ब्रेक नहीं लगाया जाए,
यदि गाड़ी पर ब्रेक नहीं लगाया जाए तो वह तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पे फ्रिक्शन या कोई अन्य बल उसे रोक ना दे। घर्षण मतलब दोस्तों फ्रिक्शन होता है, इंग्लिश में से फ्रिक्शन बोलते हैं। जब तक उस पे घर्षण भी एक प्रकार का बल होता है, समझ में आ रहा होगा आपको, या फिर कोई भी अन्य फोर्स आप ना लगाएं तो वो रुकेगी नहीं, वो लगातार चलती रहेगी। आप लोगों को खुद पता है कि जब गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो वो लगातार चलती रहती है, वो रुकती नहीं है, क्योंकि आप उस पर बल ही नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो लगातार चलती रहेगी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल भी मैंने लेके रखा है, बेहतरीन सा एनिमेशन लेके रखा है, बढ़िया सा एनिमेशन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ग्लास पर एक पेपर रखा है, उसके ऊपर एक क्या रखा है दोस्तों, सिक्का रखा हुआ है। जैसे आपने पेपर को हटाया तो ये क्या है, सिक्का पहले रेस्ट की कंडीशन में था। किसकी कंडीशन में था? ये सिक्का पहले रेस्ट की कंडीशन में था। किसकी कंडीशन में था? रेस्ट की कंडीशन में। तो देखिए वो रेस्ट की कंडीशन में रहना चाहेगा, तो देखिए वो सीधा ग्लास में ही गिर गया है, क्योंकि वो उसमें क्या लग रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है। लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है कि वो रेस्ट की कंडीशन में, तो रेस्ट की कंडीशन में ही रहना चाह रहा है। इसी वजह से वो पेपर के साथ नहीं गया, वो सीधा ग्लास में ही गिर गया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन सा एग्जांपल आपके लिए लेके रखा हूं। जैसे ये ट्रेन क्या है, चल रही है। तो ट्रेन क्या है दोस्तों, चल रही है, तो इसमें जो ट्रेन में बैठा हुआ जो इंसान है वो भी साथ में चल रहा है। और देखिए दोस्तों, जो स्टेशन है वो तो रुका हुआ है। तो देखिए जैसे जैसे ही ये उतरा तो क्या है, ट्रेन चल रही है तो इसे भी चलना चाहिए, क्योंकि ये भी चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये उसके साथ नहीं चला और इसके पैर रुक गए हैं, तो क्या हुआ, गिर चुका है। तो आप लोगों को आशा करते समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती हुई अवस्था में रहना चाहेगी। देखिए जैसे ये ट्रेन चल रही है और उसके साथ साथ उसमें में तो दोस्तों लड़का बैठा हुआ है, तो वो भी साथ में चलना ही चाहेगा। और आप उतरे, जो आपकी जमीन है वो तो रुकी हुई है, तो आप क्या हो जाएंगे, सीधे गिर जाएंगे, क्योंकि आपका शरीर ट्रेन के साथ चल रहा था। तो और वो चलता ही रहना चाहेगा। जैसे आप रुकेंगे, अगर आप रुकने के बाद दौड़ेंगे नहीं तो आप गिर जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी गाड़ी से उतरते हैं या किसी बस से उतरते हैं चलते हुए, तो आप थोड़ी देर के लिए उसके साथ साथ दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि आप उसके साथ बैलेंस बना के रखें। अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपका जो शरीर है वो आगे की ओर चलना चाह रहा है, लेकिन आपके पैर उसे रुकने दे रहे हैं। आपके पैर रुक रहे हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, गिर जाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आप समझ लेते हैं इनर्शिया के प्रकार, जड़त्व के नियम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, एक होता है समान जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है? यह जड़त्व तब होता है जब कोई वस्तु स्थिर है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करेगी। जैसे देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों, वो क्या है, चल रही है, तो वो अपनी चलती हुई अवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़का क्या है, रुकना चाह रहा है, लेकिन शरीर क्या है उसका, चलना चाह रहा है, तो वो गिर गया है। इसका एग्जाम्पल है, जब हम किसी कार की सीट से अचानक उठते हैं तो शरीर पीछे की ओर झुकता है। आपको पता है, किसी कार की सीट से आप अचानक उठ रहे हैं तो शरीर पीछे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, क्योंकि शरीर अपनी स्थिर स्थिति को बनाए रखना चाहती है। क्या है, स्थिर स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करती है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। यह जड़त्व तब होता है जब कोई वस्तु गति में होती है। वस्तु क्या गति में हो और वह अपनी गति को बनाए रखने की कोशिश कर रही होगी। इसका भी एग्जाम्पल है, यदि गाड़ी तेज गति से चल रही है और अचानक ब्रेक लगा दिए जाएं तो शरीर आगे की ओर झुकता है। अक्सर ऐसा बस में ही होता है दोस्तों, क्योंकि शरीर अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाह रही होगी। दोस्तों ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप लोग समझ लीजिए। रूपांतरण जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यह जड़त्व तब होता है जब कोई वस्तु अपनी दिशा बनाए रखने की कोशिश कर रही हो। उदाहरण के लिए, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और अचानक मुड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको साइकिल के मुड़ने के विरोध में बल महसूस होता है। साइकिल के मुड़ने के विरोध में आपको एक बल, एक फोर्स महसूस होगा, क्योंकि वह अपनी दिशा बदलने की कोशिश करता है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी दिशा बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको एक बल का अनुभव होगा। तो ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आप लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है मोमेंटम दोस्तों, संवेग। चलिए देख लेते हैं संवेग क्या होता है दोस्तों। तो देख लीजिए संवेग क्या है। संवेग किसी वस्तु की गति और द्रव्यमान का गुणनफल है। तो दोस्तों क्या है, संवेग किसी वस्तु की गति और उसका जो मास है उसका क्या है दोस्तों, गुणनफल है। गुणनफल है, इसे वस्तु की गतिशील ऊर्जा के रूप में भी समझ सकते हैं। आप लोग इसे वस्तु की गतिशील ऊर्जा के रूप में भी समझ सकते हैं। इसमें संदर्भ क्या दिया गया, संवेग क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान इंटू वेग बराबर P इंटू एम। मोमेंटम को दोस्तों P के द्वारा दर्शाया जाता है। संवेग का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या है, P बराबर M इंटू V। जे दोस्तों क्या हो गया है,
मोमेंटम का फॉर्मूला। यहाँ पे मोमेंटम में जो m दिया गया है ये क्या है दोस्तों, मास को दर्शाता है, द्रव्यमान को। और v जो है दोस्तों किसे दर्शाता है, वेलोसिटी को। किसे दर्शाता है, वेलोसिटी को। जहां पे देख लीजिए दोस्तों, समझ लीजिए कि p क्या है, संवेग है, मोमेंटम है। m क्या दिया है दोस्तों, मास है। और v क्या है, वेलोसिटी है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देख लीजिए दोस्तों, एसआई मात्रक क्या होता है इसका। एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका एसआई मात्रक है। और इसी का सीजीएस मात्रक क्या है दोस्तों, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये मोमेंटम का दोस्तों क्या हो गया है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं आगे विशेषताएं क्या क्या है मोमेंटम की। जितना अधिक द्रव्यमान और वेग होगा, संवेग उतना ही अधिक होगा। दोस्तों फॉर्मूला क्या बोल रहा था, P इंटू बी। आप मास बढ़ाते जाएंगे तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, आप वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे फिर भी मोमेंटम बढ़ेगा। इसको दोस्तों अपन लोग एनिमेशन के साथ समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों, तो बने रहिए। संवेग एक सदिश राशि है दोस्तों, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं दोस्तों। उदाहरण क्या है, चलती हुई कार। भारी और तेज गति से चल रही कार का संवेग अधिक होगा। अगर उसका मास अधिक है दोस्तों, तो मैंने कहा आपको संवेग भी उसका अधिक होगा। अगर वो तेज गति से चल रही है मतलब उसकी वेलोसिटी अधिक है, तो उसका संवेग अधिक होगा। अगला है दोस्तों फुटबॉल किक। धीमी गति से किक की गई फुटबॉल का संवेग कम होता है। अगर आपने उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया है तो आप समझ लीजिए कि उसका जो मोमेंटम है वो भी कम हो जाएगा। अगला दिया गया, अगर आप तेज किक कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका जो मोमेंटम होगा दोस्तों अपने आप बढ़ जाएगा। सारांश क्या बोलता है, संवेग वह गुण है जो किसी वस्तु की गति और द्रव्यमान को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, P बराबर m इंटू भी को दर्शा रहा है। किसी भी वस्तु है, कोई भी कार है दोस्तों, अगर वो कार का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम अपने आप बढ़ जाएगा। अगर वो कार बहुत तेज स्पीड में चल रही है मतलब उसकी वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है दोस्तों तो उसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा अलग ही फील कर लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों फील करते हैं, आइए समझे कि संवेग क्या है, व्हाट इज मोमेंटम। दोस्तों आप लोग बताइए कि मोमेंटम होता ही क्या है दोस्तों। अभी वो डेफिनेशन बताइए, वो आपकी पता है वो लैंग्वेज किताबी लैंग्वेज हो जाती है, लेकिन आप लोग अगर फील करें, जो डेली उपयोग में फील करें, तो मोमेंटम क्या होता है जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मोमेंटम क्या है। तो दोस्तों मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, इम्पैक्ट, एक प्रभाव। क्या है दोस्तों, एक प्रभाव ही मोमेंटम है। कैसे, चलिए देख लेते हैं ऐसे एनिमेशन के साथ कि कैसे इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने बंदूक चलाई, जैसे ही आप बंदूक चलाते हैं तो क्या है, आपने देखा होगा बंदूक का जो मास होता है दोस्तों वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, कम होता है, बट इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है दोस्तों, इस वजह से इसका जो मोमेंटम है दोस्तों वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने इसको किससे बेहतरीन एनिमेशन के साथ समझाया कि आप जब गोली चलाएंगे तो गोली चलाते हुए जब देखिए गोली इस टैंक में गया तो देखिए दोस्तों इस टैंक में ही इसने क्या कर दिया दोस्तों, पोर कर दिया इसे, मतलब इसमें छेदा कर दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसकी इतनी ज्यादा वेलोसिटी है कि उसने उस टैंक में आग लगा दी दोस्तों। तो देखिए इतनी ज्यादा वेलोसिटी होने के कारण ही, जैसे इसमें दोस्तों देखिए कि मास बहुत कम है, गोली का जो मास है वो बहुत कम है, लेकिन वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, इस वजह से इसका मोमेंटम भी बढ़ गया और इस टैंक में उसने क्या कर दिया दोस्तों, आग लगा दी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वहीं अगर आप इस बंदूक की गोली को हाथ में पकड़ के इस टैंक में मारते तो बताइए क्या होता, कुछ नहीं होता ना, क्योंकि उसका मास बहुत कम वैसे भी है और उसकी वेलोसिटी भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, उसे हाथ से मारा। जब आप हाथ से मारेंगे तो उसका मोमेंटम नहीं बढ़ पाएगा और जब मोमेंटम नहीं बढ़ेगा तो कुछ भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं एक और एनिमेशन दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ट्रक का क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा है। देखिए दोस्तों वेलोसिटी भले ही इसकी कम हो लेकिन मास इतना ज्यादा है कि इसने दूसरी कार, जो मास कम वाली कार है दोस्तों, उसको क्या कर दिया, ढकेल दिया। आप लोग यहाँ पे समझिए, देखिए मास इसका क्या है दोस्तों, 3000 है। यहाँ कार का जो मास है वो 1000 है। इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है दोस्तों, 10 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर बाद में जब इसने धक्का दिया तो दोस्तों इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 30 हो गई, बढ़ गया। तो मैंने क्या कहा, अगर मास ज्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा, या फिर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। आशा करते हैं आप लोगों को मोमेंटम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर हो चुका है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। चलिए बढ़ते आगे दोस्तों, एक न्यू टॉपिक पढ़ लेते हैं, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। पहला नियम मैं अगली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है गति के दूसरे नियम के अनुसार
संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी उस वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होगी दोस्तों, समानुपाती होती है। मतलब संवेग में परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, डेल्टा पी। जो डेल्टा पी क्या होता है दोस्तों, समानुपाती है उस वस्तु में लगाए गए बल के। डेल्टा एफ बटे डेल्टा टी, ये होता है दोस्तों संवेग परिवर्तन का फॉर्मूला। संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होगी। मतलब दोस्तों बल की जो दिशा होगी वो ही उसके संवेग में परिवर्तन की दिशा भी होगी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है। चलिए दोस्तों सेकंड लॉ के जो फॉर्मूला उसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, निगमन कर लेते हैं, उसे प्रूफ कर लेते हैं। मानिए दोस्तों कि आप एक रास्ते में, आपकी क्या है दोस्तों, ये कार है और कार यहां से दोस्तों यहाँ पे पहुंच चुकी है, यहां से चलती हुई यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये ए पॉइंट है माना, और ये क्या है दोस्तों, बी पॉइंट है। क्या है, बी पॉइंट है। आपने यहाँ पे इस पे क्या दिया दोस्तों, फोर्स दिया, तो वो कार यहाँ पे पहुंच चुकी, कहाँ पे पहुंच चुकी, बी पॉइंट पे दोस्तों। तो ये क्या हो गया, इसकी जो प्रारंभिक स्थिति उसको यू मान लिया और अंतिम स्थिति को क्या मान लिया दोस्तों, भी मान लिया। क्या मान लिया, भी मान लिया। तो आप क्या बोलेंगे कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम में जो परिवर्तन होता है वो वी फाइनल माइनस क्या होगा दोस्तों, वी इनिशियल होगा, पी इनिशियल होगा। दोस्तों वी फाइनल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी आपको पता होगा, और इनिशियल का फॉर्मूला क्या होगा, एम यू होगा। अब इसमें दोस्तों अपन लोग क्या करेंगे, एम को कॉमन लेंगे तो भी माइनस यू क्या हो जाएगा दोस्तों, एम को कॉमन लिया तो भी माइनस यू हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पी बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, एम भी होता है। तो आप लोग कहेंगे कि जो एफ एक्सटर्नल दिया गया है दोस्तों वो क्या है, डेल्टा एम भी बटे डेल्टा टी। जहां पे दोस्तों क्या है, इफ मतलब यदि एम कांस्टेंट हो, क्या है दोस्तों, एम कांस्टेंट हो, एफ को क्या मान लिया आपने, कांस्टेंट मान लिया, तो जो एफ एक्सटर्नल होगा वो एम डेल्टा भी बटे डेल्टा टी हो जाएगा। अगर आपने एम को कांस्टेंट मान लिया तो कांस्टेंट आपको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बटे डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बटे डेल्टा टी हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो एफ एक्सटर्नल होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा। ये दोस्तों ओनली एप्लीकेबल फॉर मास इज कांस्टेंट। ये फॉर्मूला जब ही लगेगा दोस्तों जब मास इज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मास को क्या मान लेंगे आप, कांस्टेंट मान लेंगे, तभी इस फॉर्मूला को लगा पाएंगे। दोस्तों ये सेकंड लॉ नहीं है, सेकंड लॉ का दोस्तों क्या है, रिजल्ट। ये सेकंड लॉ का क्या है दोस्तों, रिजल्ट है। सेकंड लॉ क्या है दोस्तों, सेकंड लॉ ये बोलता है जहां दोस्तों डेल्टा पी, जब आप लोग समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, जैसे ही आप लोग ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के डेल्टा पी बराबर के डेल्टा एफ बटे डेल्टा टी। जहां के आपने क्या माना दोस्तों, एक मान लिया है, तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ बटे डेल्टा टी। जहां डेल्टा एफ क्या है दोस्तों, बल में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन। तो दोस्तों ये क्या है, लॉ है, ये लॉ है दोस्तों, ये लॉ नहीं है, ये दोस्तों सेकंड लॉ का रिजल्ट है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों। ये रिजल्ट है और ये लॉ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों सरल व्याख्या में समझ लेते हैं कि सेकंड लॉ क्या बोलता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह त्वरण उत्पन्न करती है। दोस्तों क्या उत्पन्न करती है, एक्सीलरेशन, त्वरण उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट क्या दिया गया, बल जितना अधिक होगा त्वरण भी उतना ही अधिक होगा। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे दोस्तों किसी भी वस्तु में तो उसका एक्सीलरेशन भी उतना ही अधिक होता जाएगा। हल्की वस्तुओं को कम बल से अधिक गति दी जा सकती है। अगर आपकी जो हल्की वस्तु है उनको क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कम बल से अधिक गति भी दे सकते हैं, जबकि भारी वस्तुओं के लिए अधिक बल चाहिए। कोई भी जैसे दोस्तों अगर उसका मास बहुत ज्यादा है तो ट्रक को अगर आपको आगे बढ़ाना है, मोशन में लाना है, तो आपको उसकी दोस्तों क्या है, उसमें बल भी, उसका फोर्स भी आपको, उसमें फोर्स भी आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका मास दोस्तों क्या है, बहुत ज्यादा है। उदाहरण क्या है दोस्तों, पहला उदाहरण दिया गया है गाड़ी को धक्का देना। हल्की गाड़ी को कम बल से आप तेजी से धक्का दे सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे अगर उसका मास ज्यादा हो तो आपको अधिक बल देना पड़ेगा। क्रिकेट की गेंद अगला उदाहरण है। यदि गेंद पर अधिक बल लगाया जाए तो वह अधिक तेजी से क्या होगी दोस्तों, जाएगी। सारांश क्या बोलता है, न्यूटन का दूसरा नियम यह बताता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण मतलब F बराबर एम ए के बीच क्या है दोस्तों, सीधा संबंध है। बल लगाने से वस्तु की गति में परिवर्तन होगा। आप जितना बल लगाएंगे तो उसका मास भी और उसका एक्सीलरेशन भी दोनों ही बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि बल लगाने से वस्तु की गति में और उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।
चलिए दोस्तों एक एनिमेशन के साथ समझ लेते हैं क्या दिया गया। आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मास बहुत ज्यादा है तो इसे ढकेलने में दोस्तों क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और इसका मास, इस वाले वस्तु का मास क्या दोस्तों, कम है, तो इसे ढकेलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से कम बल से ही इसे ढकेल लेगा। चलिए देखिए दोस्तों, फोर्स को फिर से समझ लेते हैं। जो फोर्स क्या है दोस्तों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्या है दोस्तों, सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, क्या है दोस्तों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट समझ लेते हैं, तो जो यूनिट है इसका एसआई यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन हो जाता है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाती है, डाइन हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, डाइन हो जाती है। तो एक बार फिर से आप लोग भी बोलते रहिए, क्या हो जाती है, डाइन हो जाती है। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। जो 1 न्यूटन बराबर होता है 1/9.81 किलोग्राम भार के बराबर हो जाता है। एफ बराबर क्या होगा दोस्तों, एफ बराबर एम में किसका फॉर्मूला, जल्दी से बोलिए, फोर्स का। किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। जहां एम क्या दिया है दोस्तों, मास है, और ए क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन है। देखिए दोस्तों 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाता है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन बराबर क्या हो जाता है, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, 1 न्यूटन दोस्तों 10⁵ डाइन के बराबर हो जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये नॉलेज पहले से होगी, नहीं है तो आप लोग ले लीजिए ये नॉलेज। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्या दिया गया है दोस्तों, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या बोलता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, तो नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। मतलब दोस्तों ये क्या बोलता है, एक्शन रिएक्शन। एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेगा। आप किसी को प्यार करोगे तो बदले में प्यार ही मिलता है दोस्तों। आज के जमाने में ऐसा संभव नहीं है, आप किसी को प्यार करोगे तो बदले में धोखा मिलता है। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन दोस्तों इस नियम के अनुसार आप अगर किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो नीचे की ओर आएगी जरूर। तो आप किसी क्रिया को करेंगे तो आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। आप किसी चीज पे एक्शन करेंगे तो रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यही बोलता है तीसरा नियम। सरल व्याख्या में क्या बोला जाता है, जब भी किसी वस्तु पर आप क्या लगाते हैं दोस्तों, बल लगाते हैं, तो बस वह वस्तु भी समान बल विपरीत दिशा में लगाती है। आप किसी को दोस्तों तमाचा मार देंगे तो वो बदले में आपको भी तमाचा ही मार के निकल जाता है। उदाहरण क्या दिया गया है, रॉकेट का प्रक्षेपण। जब रॉकेट नीचे की ओर गैस छोड़ता है तो वह गैस क्या होती है, रॉकेट को क्या करती है दोस्तों, ऊपर की ओर धक्का देती है, जिससे जो रॉकेट है दोस्तों क्या पड़ता है, चल पड़ता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फुटबॉल किक, जब आप फुटबॉल को लात मारते हैं तो फुटबॉल भी आपके पैर पर विपरीत दिशा में एक बल लगाती है। आपने देखा होगा जब फुटबॉल को लात मारते हैं तो आपको भी कभी कभी चोट लग जाती है। क्यों होता है ऐसा, इसीलिए होता है दोस्तों, जब आप उसमें लात मार रहे हैं तो बदले में आपको भी एक फोर्स लगा रही है। पानी में तैरना, जब आप पानी में पीछे की ओर धक्का देते हैं तो पानी आपको आगे की ओर धक्का देता है। तो याद रखना दोस्तों, जब आप एक्शन करेंगे तो आपको रिएक्शन भी मिलेगा। आप जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे भी। सारांश क्या बोलता है दोस्तों, इसलिए न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो बताता है कि हर क्रिया के साथ एक बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप कभी भी किसी चीज के लिए एक्शन करेंगे तो रिएक्शन मिलेगा। समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देख लीजिए दोस्तों एनिमेशन के साथ जो मैं आपको बता रहा था अभी, रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है। देखिए दोस्तों, ये नीचे से गैस निकल रही है तो वो क्या कर रही है, इस रॉकेट को ऊपर की ओर ढकेल रही है। इस वजह से दोस्तों ये आसमान में उड़ लेता है। देखिए अगला एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, ये देखिए, ये आप लोग हैं। क्या ये आप लोग हैं, अक्सर ऐसा करते रहते हैं घर पे। क्या किया जा रहा है दोस्तों, आप लोग फिर से देखिए एनिमेशन। देखिए दोस्तों, है ना, मजा आया। तो दोस्तों इसी बात पे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। एक अच्छी मजेदार वीडियो पाने के लिए दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हम लोगों को आगे वीडियो बनाने में दोस्तों क्या मिलता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। चलिए बढ़ते आगे की ओर। देखिए दोस्तों, मैं जो एक्शन रिएक्शन की बात कर रहा था, आप ऊपर से बॉल को फेंक रहे हैं नीचे की ओर, तो देखिए दोस्तों नीचे से भी बॉल ऊपर की ओर जा रही है। ये कहलाता है एक्शन रिएक्शन पेयर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ पे चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक मजेदार धमाकेदार लेक्चर में। धन्यवाद।